मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण लागू करने का फैसला सुना दिया है और इसे लेकर बीजेपी सदन से लेकर सड़क तक हंगामा किया। बीजेपी लगातार शराबबंदी के मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठा रही है, तो उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ कांग्रेस अपनी सरकार को जनहितैषी और जन सरोकार वाली बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के बड़े और वरिष्ठ नेता हैं बृजमोहन अग्रवाल। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। इस सबके बीच शह मात का खेल भी बीजेपी और कांग्रेस में चल रहा है। उन्हीं के पास हम सीधे चलेंगे। वो इस वक्त लाइव हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। बृजमोहन जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार बृजमोहन जी, छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ी इच्छा है आपसे बात करने की, क्योंकि बहुत आक्रामक आप लीडर हैं छत्तीसगढ़ के, और इस बीच मैंने देखा है कि काफी ताकत के साथ आप सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार पर सवाल भी उठा रहे हैं और आक्रामक भी बने हुए हैं। तो पहला मेरा सवाल आपसे यह है कि आखिर इस वक्त जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चल रही है, भूपेश की सरकार चल रही है, उसे लेकर इतनी तल्खी बीजेपी की और बृजमोहन अग्रवाल की क्यों है? देखिए मनोज जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये भूपेश की सरकार है जी। क्योंकि कांग्रेस का ऐसा कोई भी नेता नहीं है, चाहे वो टीएस सिंहदेव हो, चाहे वो ताम्रध्वज साहू हो, चाहे फिर वो चरणदास महंत हो, उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। आज कांग्रेस की सरकार को चलते हुए लगभग 4 साल 4 महीने हो गए हैं। 4 साल 4 महीने में ऐसा कोई काम जिसको कह सके कि कांग्रेस की सरकार ने यह बड़ा निर्माण का काम किया है, कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के भले के लिए यह बड़ा काम किया है। छत्तीसगढ़ की सरकार अगर है तो यह माफियाओं की सरकार है। यहां पर शराब माफिया, जमीन माफिया, जंगल माफिया, यहां पर ड्रग माफिया, यहां पर रेत माफिया, और अब तो धान माफिया भी हो गया है जी। जो ईडी के छापे पड़े हैं, उस ईडी के छापे में यह समझ में आ गया है कि ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ी सरकार नहीं है, ये सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। और ये सरकार का एक ही काम है, ये केंद्र की कांग्रेस पार्टी की एटीएम बनी हुई है। और मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल अपने आप को बचाए रखने के लिए अपने आला नेताओं का सेवा करने में लगे हुए हैं, वो छत्तीसगढ़ की सेवा करने में नहीं लगे हुए हैं। आज छत्तीसगढ़ में हर वर्ग सड़कों पर उतरा हुआ है जी। आज यहाँ के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, आज यहाँ के संविदा कर्मचारी, आज यहाँ का रसोईया संघ, आज यहाँ के 7वें वेतनमान को लेकर यहाँ के सरकारी कर्मचारी, और पिछले 6 महीनों से आरक्षण के मुद्दे को लेकर नौजवान सड़कों पर है। आज ये सरकार की इतनी बड़ी हार हुई है कि 78% आरक्षण का बिल पास करवाने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बीजेपी सरकार के समय जो 58% चल रहा था वही सही था। और अब अगले 1 महीने में इस सरकार को नौजवानों की भर्ती का, सरकारी कर्मचारियों की भर्ती का 1 लाख पद तो ऐसे हैं जिनकी भर्तियां हो चुकी हैं, जिनको नियुक्ति पत्र मिलना है, जिनका इंटरव्यू कॉल होना है, जिनके लिए विज्ञापन निकल चुके हैं। ये सरकार के पास से पैसा नहीं है, और पैसा नहीं होने के कारण उन भर्तियों को पिछले 6 महीने से ये सरकार रोकी हुई है। आज आरक्षण के कारण कि 78% आरक्षण का वादा करके, और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया, 58% कर दिया, तो इससे पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, जाति सभी लोग नाराज हैं कि भूपेश बघेल सरकार ने उनके साथ में छलावा किया है, उनको भुलावे में रखने की कोशिश की है, जो नहीं हो सकता वो देने की बात की है। मतलब आपने ए से लेकर जेड तक ये बताने की कोशिश की है कि छत्तीसगढ़ में सरकार भले ही चल रही है, लेकिन सरकार जैसा कुछ है ही नहीं। छत्तीसगढ़ में चारों तरफ भ्रष्टाचार है, छत्तीसगढ़ में सरकार के पास पैसा नहीं है, छत्तीसगढ़ नौकरी दे नहीं रहा। तो अगर ये बात करें तो ये क्या मान लिया जाए कि बीजेपी की जो आपकी 15 साल की सरकार थी उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, जिसका जिक्र बार बार भूपेश बघेल करते हैं कि तमाम ऐसे उदाहरण हैं भ्रष्टाचार के, लेकिन वहां पर ना तो ईडी जाती है, ना सीबीआई जाती है, और ना कोई इसकी चर्चा करता है।
देखिए, भूपेश बघेल जी 4.5 साल से 4 साल 4 महीनों से मुख्यमंत्री हैं जी। क्या बीजेपी के किसी एक नेता को भी कटघरे में वो ले पाए हैं क्या? एक भी भ्रष्टाचार के आरोप को प्रूफ करवा पाए हैं क्या? क्या कहीं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इनके पास में इनकी घर की दुकान है ईओडब्ल्यू, उसमें कोई कार्रवाई कर पाए हैं क्या? यही तो परेशानी है ब्रजमोहन जी, आप कहते हो कि ईओडब्ल्यू घर की दुकान है और वो कहते हैं कि ईडी इनके घर की दुकान है। यही सबसे बड़ी परेशानी है। नहीं तो अगर है तो ईओडब्ल्यू से कार्रवाई करके बताए ना कि बीजेपी के शासनकाल में 15 साल का एक भी घोटाला, एक भी भ्रष्टाचार, एक व्यक्ति को भी क्या वो जेल में डाल पाए हैं क्या? ये तो उनकी असफलता है ना। वो तो बोलते थे कि झीरम घाटी के सबूत मेरे जेब में हैं, और उनके कांग्रेस के 20 नेता मारे गए, विद्याचरण शुक्ल जैसे वरिष्ठ नेता मारे गए, नंद कुमार पटेल जी जैसे हमारे मित्र मारे गए, महेंद्र कर्मा जी जैसे हमारे मित्र मारे गए, और आज तक एक के खिलाफ में वो कार्रवाई नहीं कर पाए। खाली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। अभी तक उन्होंने 2 लाख करोड़ की घोषणा कर दी है पिछले 1 साल में, और छत्तीसगढ़ का बजट 1 लाख करोड़ का होता है। और अब इनके पास में कुल मिलाकर 5 महीने बचे हैं। 5 महीने में क्या कर पाएंगे? कोई निर्माण हो सकता है क्या? टेंडर नहीं हो सकता 5 महीने में। तो खाली एक सवाल, कार्रवाई करें ना भाई। ईडी ने तो कार्रवाई कर सबूत कर ले आया है। एक सवाल मेरे जहन में है, क्योंकि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ी बात है कि हर कोई ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो तुम्हारी कमीज से मेरी कमीज ज्यादा साफ है। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा, और इस बड़े मुद्दे में कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो राज्यपाल है उनका तबादला हो गया, अनुसुईया उइके का तबादला मणिपुर हो गया, वो चली गई क्योंकि वो सरकार का जो प्रस्ताव था आरक्षण का, उस प्रस्ताव में वो उलझ गई। चूंकि आपके टाइम पर जो प्रस्ताव था 58% का, कोर्ट ने उससे रुख हटाती है, और सरकार भी ये चाहती थी कि कम से कम इस पर स्पष्टीकरण हो, इसे स्पष्ट किया जिससे हम भर्तियां कर पाए, क्योंकि हम अपने छत्तीसगढ़ के युवाओं को भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ जो वर्तमान की सरकार है उसने कैबिनेट में पास कर 76% का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। अब 76% तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानेगा, आप भी जानते हैं। तो ये जो छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सरकार है, विपक्ष है, जो आरक्षण में उलझ गई हैं, जो शहमात का खेल चल रहा है, आखिर आपको लगता है कि इससे छत्तीसगढ़ को वाकई लाभ हो पाएगा? देखिए, छत्तीसगढ़ को लाभ नहीं, भूपेश बघेल जी पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को 4.5 साल से लगभग मुझे लगता भुलावे में रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो फरेब कर रहे हैं जी, वो अत्याचार कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो लोगों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। आखिर एक भी तो ऐसा कोई काम हो, जैसे मैंने आपको कहा कि एक भी नया काम, एक भी नया निर्माण जो भूपेश बघेल की सरकार ने जनता के लिए किया हो, एक कॉलेज की बिल्डिंग बनाई हो, एक स्कूल की बिल्डिंग बनाई हो, एक भी काम इन्होंने आज तक नहीं किया है। यहां तक कि गांव की सड़कें भी नहीं बन रही हैं। बीजेपी की सरकार थी 15 साल तक, तो सबसे ज्यादा मांग होती थी सीमेंट कंक्रीट की सड़क गांव में बनाने का। इन्होंने 1 फीट की सड़क पिछले 4.25 सालों में गांव में सीमेंट कंक्रीट की सड़कें नहीं बनाई हैं। गांव के विकास के लिए बीजेपी की सरकार के समय 5 साल में 1-1 करोड़ से ज्यादा एक पंचायत को मिलते थे। आज 5 लाख रुपए भी एक पंचायत को नहीं मिल रहे हैं। यहां पर प्रधानमंत्री आवास, 20 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास छीनने का पाप किसी ने किया है तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। जल जीवन मिशन जो पूरे देश में 90% पूरा हो गया, छत्तीसगढ़ में 20% में अटका हुआ, और उसमें भी भ्रष्टाचार चल रहा है। उसमें बार बार टेंडर का खेल खेला जा रहा है। तो ऐसा कौन सा काम है जो इन्होंने किया हो? लोगों को पानी नहीं पिला पा रहे हैं, लोगों को घर नहीं दे पा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो निराश्रितों को 1,000 रुपए और विधवाओं को 1,500 रुपए पेंशन देंगे, उसको इन्होंने लागू नहीं किया। तो विधवाओं के साथ, विकलांगों के साथ में, निराश्रितों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। इन्होंने कहा था बेरोजगारों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड बेरोजगार 18 लाख हैं, परंतु बेरोजगारी भत्ता कल सैंक्शन किया 78,000 लोगों का। तो 18 लाख बेरोजगारों में से 78,000 को देंगे, तो बाकी 17 लाख बेरोजगार क्या इनकी पूजा करेंगे क्या? तो बाकी के लोगों को, इनको सबक सिखाएंगे। बाकी के लोगों को आप अपने घोषणा पत्र में जिक्र करेंगे कि आप बेरोजगारी भत्ता देंगे? निश्चित रूप से आने वाले समय में ये तो क्योंकि जब चुनाव आएगा और उस समय घोषणा पत्र आएगा, तो उस समय जो सबसे बेस्ट हो सकता है वो हम करेंगे, और हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी का साथ देगी।
एक बड़ा आरोप यह लगाया जा रहा है कि केंद्र लगातार छत्तीसगढ़ के हिस्से का जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, वो दे नहीं पा रहा है, चाहे वो जीएसटी से संबंधित हो या दूसरी तमाम और स्कीम से संबंधित हो। और यही आरोप लगा रहा है कि हमें जो केंद्र को हिस्सा मिलना चाहिए वो हिस्सा नहीं मिल पा रहा, हमारे हिस्से का राजस्व, हमारे हिस्से का रेवेन्यू रोका जा रहा है। और अगर वो हमें मिल जाए तो कम से कम हम जो जो पेंशन की चीज है या बाकी जो विकास की परियोजना है उसे हम कर पाए, लेकिन ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है। मनु जी, मैंने विधानसभा में कहा था कि मुख्यमंत्री जी आप श्वेत पत्र जारी करिए जी, आप एक पत्र लिखिए प्रधानमंत्री जी को कि आपके कौन कौन से पैसे बाकी हैं। आप पिछले 4.25 सालों में मुख्य प्रधानमंत्री जी से 5 बार मिले हैं, आपने कभी लिख कर दिया है क्या कि पूरे देश को जिस रेशो में पैसे मिल रहे हैं केंद्र के अनुदान के, उस रेशो में छत्तीसगढ़ को नहीं मिल रहा है? आप जरा बताइए। केंद्र की सरकार ने बल्कि ये जारी किया कि राज्य की सरकार को जो हमने पैसे दिए हैं उसको राज्य की सरकार ने खर्च नहीं किया है और इसलिए राज्य की सरकार का जो मांगने का अधिकार है वो कम हो गया है। तो राज्य की सरकार तो पैसों को खर्च ही नहीं कर रही है। 12,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को सैंक्शन हुए। छत्तीसगढ़ सरकार को 7,000 करोड़ का प्रोविजन करना था, वो प्रोविजन नहीं करने के कारण 12,000 करोड़ रुपए वापिस चले गए। जल जीवन मिशन के तहत 2,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के पास में आए हुए हैं, सैंक्शन किए हुए हैं, परंतु उन 2,000 करोड़ रुपए में से 400 करोड़ रुपए सिर्फ खर्च कर पाई है। तो जरा अगर मुख्यमंत्री जी इतनी कहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि एक पत्र लिखें, उस पत्र की कॉपी हमको भी उपलब्ध करवाएं कि प्रधानमंत्री जी इस चीजों का पैसा केंद्र सरकार से हम आपको जवाब दिलवा देंगे कि आपका पैसा कितना बाकी है और कितना नहीं बाकी है। ये खाली आरोप लगाने के लिए है। वास्तव में जब प्रधानमंत्री जी के पास ये जाते हैं तो इस बारे में चर्चा नहीं करते हैं, नया नया विषय उठाते हैं। ये एक अच्छा संकेत है कि आप खुद कह रहे हैं कि भाई कितना पैसा बचाया है हमें बता दीजिए और हम खुद केंद्र से उस पैसे को दिलवाने की कोशिश करेंगे। ये विपक्ष का एक सकारात्मक कदम है। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे जी, वो ये है कि पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2018 के विधानसभा चुनाव में इतनी करारी हार बीजेपी की, जो कि ना राज्य ने सोची थी ना केंद्र ने सोची थी, वो क्यों हुई ब्रजेश जी? इसलिए ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूं क्योंकि अब 5-6 महीने बाद फिर से विधानसभा चुनाव आ गए, तो उन मुद्दों पर थोड़ा चर्चा कर ली जाए कि आखिर इतनी बुरी हार बीजेपी की क्यों हुई, कौन जिम्मेदार? देखिए, बीजेपी की सरकार 15 साल थी जी, और एंटी स्टेब्लिशमेंट जो होता है वो थोड़ा बहुत वातावरण था, परंतु अंतिम समय में इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया, इन्होंने बोल दिया हम शराब बंद कर देंगे। महिलाओं को सबसे ज्यादा दुखी होती है तो शराब से होती हैं, महिलाओं ने इनको वोट दे दिया। आज 4.25 साल के बाद भी शराब बंदी नहीं हुई। इन्होंने कह दिया कि किसानों का हम धान खरीदेंगे और 2500 रुपए में खरीदेंगे, परंतु उस पर लिमिट लागू कर दी। और वो केंद्र की सरकार ने जब आज 2100, जिस समय इन्होंने 2500 रुपए कहा था, उस समय 1650 रुपए धान का समर्थन मूल्य था। आज का धान का समर्थन मूल्य 2050 हो गया है, 400 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ गया है। तो आज तो धान का जो सपोर्ट प्राइस है वो 2900 रुपए होना चाहिए, परंतु आज भी 2600 रुपए है। तो किसानों का 450 रुपए खाने का काम इन्होंने ऐसे वादे किए जिन वादों के में जनता भुलावे में आ गई, और उन भुलावे के कारण और 15 साल की हमारी सरकार से जो थोड़ी बहुत लोगों में नाराजगी रही होगी, वो सब मिलकर अभी पिछले दिनों आपने डिफरेंट एजेंसियों के सर्वे देखे होंगे, उसमें बताया है कि 44% वोट कांग्रेस को मिल रहे हैं, 40% वोट बीजेपी को मिल रहे हैं। और जब चुनाव नजदीक आएगा और लोगों को लगेगा कि हमको सड़क नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, आज तो वन साइडेड पब्लिसिटी प्रचार चल रहा है, चाहे मीडिया में हो चाहे कार्यक्रमों के माध्यम से, उस सरकार है, परंतु चुनाव के समय जब दोनों पार्टियां मैदान में जाएंगी और सब मुद्दों को मैदान में उठाएंगी, तो उस समय ये जो 40% और 44% है वो बीजेपी 46% पर पहुंच जाएगी और कांग्रेस जो है वो 44% से 40% पर आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। ब्रजमोहन जी, हमने देखा कि 15 साल रमन सिंह जी थे, वो क्षत्रिय थे और कैबिनेट में भी कोई ऐसा भेदभाव जात पात का नहीं था, लेकिन अब जो एक पॉलिटिकल सेटअप है, राजनीतिक समीकरण है, वो जाति के इर्द गिर्द घूम रहा है। और यही कारण है कि अरुण साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, वहीं ओबीसी के चंदेल साहब को नेता प्रतिपक्ष बना दिया, ट्राइबल को भी महत्व देने की बात, क्योंकि हाल ही में केंद्र का मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है इसी महीने, तो यह भी चर्चा चल रही है कि ट्राइबल को महत्व दिया जाए। ऐसे में
क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में नेतृत्व को लेकर बड़े ऊह-पूह की स्थिति हो गई है? क्योंकि ताजा स्थिति में नेतृत्व परिवर्तन किया गया था, प्रदेश अध्यक्ष भी बदला, सीएलपी भी बदला, सीएलपी लीडर के ऊपर तमाम गंभीर आरोप लगे। तो केंद्र को अभी भी छत्तीसगढ़ में जो नेतृत्व है, उसे लेकर समझ नहीं आ रहा, वो उलझा हुआ है। आप ये मानते हैं? देखिए, उलझा हुआ नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व के पास में विभिन्न सूचना तंत्र होते हैं, उनके पास जी। में जानकारियों का आधार होता है और उसके बेस पर निर्णय लेते हैं। परंतु हम मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ में आए हैं। मध्य प्रदेश की जो तासीर रही है, वो कभी भी यहाँ पर जातिवाद के आधार पर वोट पैटर्न नहीं चला है। आज भी अगर हम देखेंगे तो जो यहाँ पर विधायक हैं, उन 90 विधायकों में से लगभग 15 विधायक ऐसे हैं जो विधायकों को हम कह सकते हैं कि जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं, या आदिवासी वर्ग के नहीं हैं, या अनुसूचित जाति वर्ग के नहीं हैं, और उसके बाद भी 15 विधायक जीत कर आए हैं। तो ये खाली एक सिफुगा है, और ये सिफुगे पर बहुत बार राजनीतिक दल गुमराह हो जाते हैं, परंतु वास्तविक स्थिति ऐसी तो क्या बीजेपी भी गुमराह हो गई है? बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी गुमराह हो गया? सभी जातियां होती हैं। नहीं, गुमराह नहीं हुआ है। उन्होंने तो देखिए, जब चुनाव लड़ना है तो हमें किस प्रकार से कैसे कैसे वोट लेने हैं, उसकी दृष्टि से सब निर्णय होते हैं, और मुझे लगता है उसी दृष्टि से जो अभी तक निर्णय हुए वो निर्णय लिए गए। तो रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, वो क्षत्रिय थे, आप मंत्री रहे, करीब 4-5 मंत्री वैश्य समाज के थे, लेकिन आज का जो पॉलिटिकल सेटअप है उसमें तो कहीं स्थान नहीं है आपको। नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी के ने जो जितना हमें दिया है, और आज पूरे छत्तीसगढ़ में जितनी लोगों की चाहत है, मैं सोचता हूं उससे इस बात पर कोई असर नहीं पड़ता। हर लीडर के लिए पद जरूरी नहीं है, उसके लिए कर्म जरूरी है। और मैं ये मानता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद, प्यार और स्नेह ये लगातार पिछले 40 सालों से मिल रहा है, और अभी भी वो कायम है। देखिए, लगता है कि आपने शायद यही बात नंद कुमार साय साहब को कह दी थी कि पद जरूरी नहीं है, इसलिए वो निकल गए कांग्रेस में। देखिए, ऐसा नहीं है। नंद कुमार साय जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको सब कुछ दिया है। वो मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ उनकी मां है, और मां को छोड़कर कभी कोई जाता नहीं है। बेटों में खटपट हो सकती है, नंद कुमार साय जी बेटों की खटपट में पार्टी से अलग हो गए हैं, परंतु अपने मां के प्रति उन्होंने जितना कुछ कहा है, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध नहीं कहा है। उन्होंने कुछ नेताओं के बारे में कहा है। तो भाइयों से नाराजगी के कारण अपनी मां को आप छोड़कर चले जाएं, तो मुझे लगता है ये तो उचित नहीं है। ये हमारे संस्कारों में भी नहीं है, ये हमारे वेद पुराणों में भी नहीं है, और ये हमारे धर्म में भी नहीं है। ब्रजमोहन जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि आदिवासियों की उपेक्षा हो रही है, जिसका जिक्र नंद कुमार साय कर रहे थे कि साहब आदिवासियों की उतनी पूछ परख नहीं है, उनकी उपेक्षा हो रही है और वो चलेगा? आप मानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में असर पड़ेगा? मुझे लगता है कि कोई असर नहीं पड़ेगा, और उसका असर इसलिए नहीं पड़ना है कि भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी सीटों पर आदिवासी नेता ही लड़ेगा, आदिवासी को ही टिकट मिलेगी, कोई दूसरे को वहां से टिकट मिल नहीं सकती। और भारतीय जनता पार्टी के पास में आज आदिवासी नेता हर जगह पर हैं, सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। क्योंकि जब कोई, मुझे लगता है कि किसी लोभ लालच या दबाव में अगर नंद कुमार साय जी गए हैं, तो उनको अगले 1 महीने में ये बात समझ में आ जाएगी कि उनका निर्णय गलत है, और उन्होंने, पार्टी ने उनको इतना सब कुछ दिया है, उनको ऐसा निर्णय नहीं करना चाहिए था, और उनको इंतजार करना चाहिए। अच्छा, पूरा प्रदेश और देश इंतजार कर रहा था, क्योंकि अक्सर यह माना जाता है, तमाम राज्यों को उठा लें, कर्नाटक को उठा लें, मध्य प्रदेश को उठा लें, राजस्थान को उठा लें, या दूसरे राज्यों को उठा लें, यह माना जाता है कि इस विधा में बीजेपी माहिर है। और हर कोई इंतजार यह कर रहा था कि कांग्रेस में भी तमाम लोगों की नाराजगी है, मंत्रिमंडल में भी नाराज लोग बैठे हैं, तमाम विधायक नाराज लोग बैठे हैं, तो लोग इंतजार इस बात का कर रहे थे कि कांग्रेस से कौन सा मंत्री या कौन सा विधायक बीजेपी में शामिल होता है। लेकिन यहां पर उल्टा हो गया और भूपेश बघेल ने बाजी मार ली। तो क्या हम ये माने
कि अब बीजेपी आने वाले समय में कुछ धमाके करने जा रही है, यानी कि वो भी कांग्रेस को चौंकाने वाली है और कांग्रेस के कई चेहरों को अब अपने में शामिल कराने वाली है? तैयारी चल रही है? देखिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे बड़े धमाके होंगे और उन धमाकों में कांग्रेस चित्त हो जाएगी। जी और आपको भी जानकारी है, हमको भी जानकारी है कि कांग्रेस के कितने नेता, आप स्वयं बता रहे हैं कि उनके मंत्री नाराज हैं, उनके विधायक नाराज हैं, जी उनके कुछ आईएएस अधिकारी तो जेल की शिक्षों में हैं। और आज कोई मंत्री अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। उसको लगता है कि भूपेश बघेल जी अगर रहे तो हम जीतना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सभी परेशान हैं भूपेश बघेल जी की तानाशाही से, उनके भ्रष्टाचार से, और कुछ लोगों के द्वारा उनको घेर लिया गया, उनके कहने से काम करने से। आज वहां पर कोई भी खुश नहीं है। नहीं तो क्या आप कांग्रेस को या सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे? नंद कुमार साय का बदला कुछ ठीक ठाक चेहरों से होगा? बातचीत चल रही है? निश्चित। देखिए, ये तो समय आने पर आपको सब कुछ सामने दिखाई दे देगा कि आने वाला समय कैसा होगा, क्या होगा, और कांग्रेस पार्टी की स्थिति कितनी बदतर होगी, ये आपको आने वाले समय पर दिखाई देगा। नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप इन सब चीजों में बड़े माहिर माने जाते हैं, इसलिए आप ही से पूछ रहा हूं। देखिए, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं जी और पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के जो निर्देश होते हैं उसको मैं फॉलो करता हूं। जी, तो पार्टी ने और जब कोई कोई निर्देश नाव ऐसा दे डूबती दिया हुई है? होती है तो चूहा भी उसमें रहना नहीं चाहता है, और ये तो आप आने वाले समय में देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजमोहन जी, और उम्मीद करते हैं क्योंकि नंद कुमार साय को बीजेपी से कांग्रेस में शामिल कराने के बाद आपके दिल में एक टीस है, और उम्मीद करती है कि बीजेपी इस टीस को कब खत्म करेगी, क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं कुछ है, और उस कुछ को कैसे बीजेपी अपनी तरफ लेके आएगी इसका इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दे की बात में इतना ही, बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।